हर सफलता, हर प्रयास, हर खोज के पीछे एक लंबे समय का प्रयास व कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद भी निरंतर प्रयास होता है। उसी प्रकार से एक सिविल सर्वेंट होने के नाते आपका मेंस क्लियर हो सकता है, उसके लिए निरंतर एक्सरसाइज या फिर हमें जो है अभ्यास करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है ये 7th क्वेश्चन है यूपीएससी 2025 का जीएस पेपर 2 का। ठीक है, हम 1 बाई 1 सॉल्व कर रहे हैं। जीएस पेपर 1 का अभी तक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 20 क्वेश्चन। अब हम जीएस पेपर 2 में शिफ्ट हो गए हैं। अभी तक जो 5 से 6 क्वेश्चन थे वो पॉलिटी से रिलेटेड थे। अब ये ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ई गवर्नेंस परियोजनाओं में उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी और बैंक एंड एकीकरण के प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह परीक्षण कीजिए। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। प्रश्न कहना चाहता है कि जो ई गवर्नेंस परियोजना थी, मतलब जो सोच थी, थॉट थी, उसका उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइनों की तुलना में, मतलब उसे लोगों की तुलना में उसका जो फोकस है वो प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं बैंक हो गए। आपने भी देखा जब से ई गवर्नेंस आया है, बैंकों में डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो या फिर टेक्नोलॉजी को ही प्रमोट किया गया। लोगों के प्रमोट करने का रीज़न कहाँ था? तो सबसे पहले हमें ई गवर्नेंस पता होना चाहिए। ई गवर्नेंस का मतलब था जो लोगों की शासन व्यवस्था तक पहुँच थी उसे डिजिटल किया जाए ताकि लोगों की पहुंच और भी ज़्यादा सुनिश्चित हो। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो था बेहतर सेवा वितरण। ठीक है, इसके जो उद्देश्य थे देखते हैं कुछ। तो जो इसका उद्देश्य था वो था पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाना हमारे गवर्नेंस में, शासन व्यवस्था में, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, कि अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है या फिर कोई भी स्कीम है तो उस पर कार्य हो, सशक्तिकरण, नागरिक भागीदारी, मतलब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पहुँच ताकि वो डिसाइड करें, आर्थिक विकास और दक्षता। इसके जो 4 स्तंभ थे वो थे लोग मतलब पब्लिक, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज संसाधन। क्वेश्चन का देखिए स्तंभ 4 हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिपेंड किस पे हो गया? प्रौद्योगिकी पे और सिर्फ बैंक पे। तो ये क्वेश्चन यही कहना चाहता है कि जो हमारे उद्देश्य थे या फिर जो स्तंभ थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पूर्वाग्रह में सिर्फ इसी पे डिपेंड हो गए हों। तो इसी का हमें परीक्षण करना था कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत। तो अब आंसर कैसे स्टार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन से। तो जैसे ही क्वेश्चन देख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन क्या है? ई गवर्नेंस का मूल उद्देश्य नागरिकों को सरल, सुलभ एवं उत्तरदायी सेवाएं प्रदान करना है। इसके लिए उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन आवश्यक है। परंतु व्यवहार में ई गवर्नेंस परियोजनाओं में प्रायः प्रौद्योगिकी तथा बैंक एवं एकीकरण को अधिक प्राथमिकता दी जाती है, जिससे अंतर्निहित पूर्वाग्रह उभरता है। अब इसका कारण देख लेते हैं कि यह स्टेटमेंट क्यों सही माना जा रहा है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। परियोजनाओं का डिज़ाइन अक्सर प्रशासनिक दक्षता, डेटा मानकीकरण और विभिन्न विभागों के आईटी सिस्टम के एकीकरण पर केंद्रित होता है, जबकि हमारा जो उद्देश्य था नागरिक अनुभव का था, स्थानीय भाषाओं का था, डिजिटल साक्षरता का था और सहज इंटरफेस का था। यदि डेटा पर डिपेंड हो जाएगा तो जो हमारी तो हम तो भारतीय हैं ना, सभी टेक्नोलॉजी नहीं जानते, तो उनका भागीदारी कैसी होगी, वो कैसे एक्सपीरियंस करेंगे चीज़ों का। फिर सेकंड पॉइंट है कि बैंक एंड एकीकरण को समाधान मान लेने से, मतलब सिर्फ बैंक के एकीकरण से ही उसको समाधान मान लेना, ये धारणा जो बनती थी, उससे तकनीक स्वयं ही शासन की समस्याओं को हल कर देगी। लेकिन हुआ क्या? वास्तविकता में सामाजिक आर्थिक विषमताएं, जैसे जनधन योजना आया। अब जो लोग नहीं जानते थे केवाईसी वगैरह, नो योर कस्टमर, लेकिन लोग फॉर्म भरना ही नहीं जानते हैं, तो उसका डिजिटलीकरण करने का क्या मतलब है? मेरा एक्सपीरियंस है, जब से मैं बैंक गई हूँ, 50 क्या 70% लोग ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, उन्हें फॉर्म फिल करना ही नहीं आ रहा है। तो
डिजिटल करने का क्या मतलब, जब उन्हें एक अभी पेपर की चीज़ें नहीं आ रही हैं, है ना। ज़मीनी परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण, तो पर ज़मीनी परिस्थितियाँ पता होना चाहिए। फिर है तकनीक केंद्रित दृष्टिकोण के कारण डिजिटल बहिष्कार बढ़ सकता है। अब जब लोगों को नॉर्मल चीज़ें नहीं आ रही है, तो नॉर्मल सी चीज़ है कि वो डिजिटल होने के में तो और डरेंगे, इतने फ्रॉड होने लगे हैं तो और भी ज़्यादा डर है, विशेषकर ग्रामीण, वृद्ध एवं कमज़ोर वर्गों के लिए। और हमारी अभी भी जो भारत की है 50% ग्रामीण क्षेत्र से ही निर्भर करते हैं, और अगर वो शहरों में आ भी गए हैं तो उनमें उतना अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि वो डिजिटल को इतना ईज़िली जो है वो कनेक्ट कर सके, उस पर डिपेंड हो सके या फिर ट्रस्ट कर सके। अतः ई गवर्नेंस की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है कि प्रौद्योगिकी और बैंक एंड एकीकरण को साधन तथा उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइन को मुख्य लक्ष्य बनाकर समावेशी और सहभागी दृष्टिकोण को अपनाया जाए। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। प्रश्न है, महिलाओं, मतलब ये सोशल सिक्योरिटी से है। जनरली सोशल सिक्योरिटी जो है हमारी महिला, वृद्ध और बच्चों पर कहीं ना कहीं उसका 80% निर्भरता है, ठीक है, क्योंकि ये मेल जो है अभी भी सबसे पिछड़ी वर्ग में आते हैं। तो क्वेश्चन है कि महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है। मतलब महिला, क्वेश्चन पहले समझिएगा कि जो उनकी जो सामाजिक पूंजी है, पूंजी से सिर्फ पैसा नहीं होता है, मतलब उसका वैल्यू होता है। सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट और लैंगिक समानता, जो जेंडर गैप है, इनइक्वालिटी है महिला और पुरुष में, उसे आगे बढ़ाने में सहायक है। कैसे? एक सामाजिक मूल्य जो है हमें बनाता है निर्भर या फिर सशक्त। तो अब देखिएगा, जो फीमेल के फैक्टर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, जो एक महिला के सशक्तिकरण में फैक्टर्स या फिर एलिमेंट्स या कारक माने जाते हैं, वो सबसे पहले क्या क्या हो सकते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता, कौशल विकास, कानूनी सुरक्षा, नेतृत्व, संसाधन तक पहुंच, जागरूकता और निर्णय लेने की क्षमता। अब ये बताइए, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसे बिना सामाजिक सपोर्ट के वो प्राप्त कर सकती है? यदि सामाजिक सपोर्ट नहीं प्राप्त होगा, क्या वो आर्थिक क्षमता तक जाएगी? क्योंकि उसे घर के अंदर ही बंद कर लिया जाएगा। कौशल विकास कब होगा? जब उसके शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। यदि सामाजिक साथ मिले, गाँवों में क्या होता है, अगर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है तो समाज पहले ही खींचने लगता है, अरे लड़कियों को मत पढ़ाओ, वो कुछ गलत करेंगी, ठीक है। कानूनी सुरक्षा, कई बार वो स्टेप तो लेती हैं लेकिन उन पर इतना दबाव हो जाता है, तो कानूनी सुरक्षा भी आवश्यक है। नेतृत्व, संसाधन तक पहुंच, अगर वो घर से बाहर ही नहीं निकलेंगी क्योंकि समाज नहीं निकलने देगा, तो संसाधन तक पहुंच नहीं होगी। संसाधन तक पहुंच नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगा, तकनीकी नहीं होगी, तो सशक्तिकरण कैसे होगा? तो इन सब में कहीं ना कहीं सामाजिक सहभागिता ही आवश्यक है। जागरूकता, अवेयरनेस, निर्णय लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता भी कहीं ना कहीं अभी वो दबाव में रहती हैं, इस वजह से वो क्षमता नहीं आ पाती है। तो इन दोनों को प्राप्त करने के लिए एटलीस्ट इन फैक्टर्स पे तो काम करना ही पड़ेगा। अभी भी आप हमारे लोकसभा में जो है महिलाओं की भूमिका देख लेंगे, वो है 13.6%, राज्यसभा में 16.95%। मतलब अभी भी अगर ये माइनस में होता कि 77% उनकी भागीदारी है और इतना नहीं है, तो एक बार को कहा जाता कि हाँ इक्वालिटी है। बट अगर लोकसभा में अभी भी सिर्फ 13% है, इट मीन्स कि इक्वालिटी दूर दूर तक नहीं है। राज्यसभा में 16.95%। लिटरेसी रेट अभी भी जो है वो 77% है, 100% तो नहीं है। और अगर ये 77% भी लिटरेसी रेट में कैसे आता है, वो अपना नाम लिखना जानती हैं या साक्षर करना जानती हैं, वो सिग्नेचर करना जानती हैं, इसे ही अभी कहीं ना कहीं लिटरेसी में आता है। हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर ग्रेजुएशन या फिर कुछ बड़ा करने अभी भी उपलब्धता नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमारी जो है सामाजिक पूंजी ही सशक्तिकरण दे सकती है। तो अब हम आंसर कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ऐसा आप इसमें डेटा भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया लोकसभा, राज्यसभा और लिटरेसी रेट, या फिर आप नॉर्मल भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम अगर डेटा आप अपडेटेड, मैंने ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि जब आप
आंसर करेंगे तो अपडेटेड रहेंगे, तो वो चीज़ें ऐड करेंगे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सामाजिक पूंजी से तात्पर्य व्यक्तियों एवं समूहों के बीच विश्वास, नेटवर्क, सहयोग और साझा मानदंडों से है। महिलाओं की सामाजिक पूंजी का सशक्तिकरण लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण है। जिस लैंगिक समानता को हम बढ़ाने की बात करते हैं तो इसी तरीके से वो सहायक होगा। एग्जाम्पल, स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि महिला मंडल एवं सहकारी संस्थाएं महिलाओं को सामूहिक शक्ति प्रदान करती है। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं? घर घर जाकर लोगों को, महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु उनके अंदर एक क्षमता लाते हैं, जिससे उनकी आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। इससे परिवार समाज में उनकी स्थिति सुदृढ़ होती है। सामाजिक नेटवर्क महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, कानूनी अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी तक पहुंच दिलाते हैं, जिससे संरचनात्मक भेदभाव कम होता है। जब उन्हें अपने अधिकार प्राप्त होंगे तो उसकी मांग करेंगी, तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता इस पे निर्भर करती है। सामुदायिक सहभागिता से महिलाओं में नेतृत्व कौशल और आत्मविश्वास विकसित होता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। कंक्लूजन, अतः महिलाओं की सामाजिक पूंजी का सशक्तिकरण न केवल उन्हें सशक्त बनाना है, बल्कि पितृसत्तात्मक संरचनाओं को चुनौती देकर समावेशी विकास और वास्तविक लैंगिक समानता की दिशा में समाज को अग्रसर करता है। आई होप कि ये आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसे कई तरीके से कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स, जैसे मैंने बताया है, कुछ फैक्टर्स बता सकते हैं, उसके बेस पे स्टेटमेंट दे सकते हैं, तर्क वितर्क करके, है ना, डेटा वगैरह एंटर कर सकते हैं चीज़ों में। और भी हो सकता है कि वर्ल्ड में कितना है, इंडिया में कितनी आवश्यकता है ना, इस तरीके से। ओके, फॉर टुडे थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। प्लीज़ कीप सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे भी अप्रिसिएशन मिले इस चीज़ को, इस आंसर राइटिंग को कंटिन्यू करने के लिए।